मेरा ये मानना है अगर ये विजिट होती है, ऑल राइट सर। साथ में पुतिन भी आते, एक लाइन और, पुतिन भी आते हैं और ईरान के नेता भी आते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेजिंग होगा, जिसके लिए भी आप समझ रहे हैं वो सही जगह पर। अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ हैं, डिप्लोमेटिक जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, अब तक जो मैंने डिप्लोमेसी को पढ़ा है कि डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ये मौका परस्त लोग होते हैं, अपने मौके के हिसाब से फैसले लेते हैं। कभी नुकसान होता है, कभी फायदा प्रेसिडेंट होता लाइक है, कभी समझे, गुटबाजी हो जाती है। आ जाऊंगा। अभी अगर रशियन राष्ट्रपति और शी जिनपिंग आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन साथ में है, तो क्या आपको लगता है कि भारत चाइना के रिश्तों में और नरमी आएगी, बेहतरी आएगी, या चाइना वैसा ही रहेगा, पीठ में खंजर घोंपने वाला जो उसका रहा है स्टाइल? या आपको लगता है चीजें बेहतर होंगी सर? देखिए, कोई भी बातचीत बेहतरी की ओर बढ़ती है। चाहे वो समझ एक दिन में पैदा ना हो, पर वो धीरे धीरे होती जरूर है। पर जिस तरीके से रशियन डिप्लोमेट को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में बुला के जो उन्होंने हमारे शिप्स पे जो फायरिंग की थी, उसके बारे में जो अ, भारत की चिंताएं व्यक्त की, या जिस तरीके से चीन के रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, या कि ईरान को लेकर भारत का जो स्टैंड है, उससे ये लगता है कि भारत शायद बहुत ज्यादा उदार ना हो। पर अगर शी जिनपिंग उन्होंने आने की सहमति दे दी है, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर उनकी आदत है सहमति देने की, और व्लादिमीर पुतिन आते हैं, तो इसका यह मतलब हो रहा है कि चीन और रूस पूरी तरह से ये चाहते हैं कि भारत को हर हाल में अपने खेमे में मिला लिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को कोप अप करने में या उनसे लड़ने में उन्हें दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में भारत जैसे और मजबूत देश, जिसमें साउथ अफ्रीका और ब्राजील शामिल है, उनको भी वो अपने खेमे में पूरी तरह से लेना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राजील का भी लगभग वही नीति रहती है कि वो अस्पष्टता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन डिप्लोमेसी। पर उसके बावजूद डिप्लोमेसी की एक नई परिभाषा में यह चीज आती है कि खासकर दूसरे देशों के प्रति नीति को लेकर एक तो स्पष्टता होना चाहिए, और संशय क्या है उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो कोई भी कूटनीति एकदम सफलतम कूटनीति हो सकती है। चीन को लेकर भारतीय विदेश नीति में ये दोनों ही चीजें हैं। एक खास तरीके का संशय है, और एक तरीके का डर भी है। एक दूसरे से जो प्रतियोगिता है वह भी है। चीन की तरफ से हालांकि ये बयान आया है अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि वह भारत को प्रतियोगी नहीं मानता है, सहयोगी मानता है। पर चीन को लेकर भारत में जितना संशय और जितनी चिंता है, उतनी चीन में नहीं है। और इसका कारण अर्थव्यवस्था की साइज भी है। पर अगर कोई ऐसा बनता है, भविष्य को लेकर कोई खाका तैयार होता है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए काफी ठीक होगा। अमित साहब। जी। जनरल साहब, जैसा कि बता रहे हैं अरविंद सर की ये चीज़ें सिचुएशनल होती हैं और जो बातचीत होती है बेहतरी के लिए होती है, और आपने भी कहा कि हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए। किसी भी देश के साथ हमारे चाहे कितनी भी बेहतर रिलेशन हो जाए, लेकिन जो एसओपी है आर्मी की, यानी बातचीत होगी, मिठाइयाँ खाएंगे, त्यौहार साथ मनाएंगे, लेकिन जो एसओपी है गार्ड करने की, वो बॉर्डर लाइन पर वो कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, आपके गन्स डाउन नहीं होने चाहिए। चाइना जैसा एक देश सर जो बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, वो अपने फायदे के लिए अपने सबसे पुराने दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, और जिसके साथ वो एक थाली में खाना खा रहा है, वक्त रहते उससे दुश्मनी भी मोल ले लेता है। चाइना की स्ट्रैटेजी को टैकल करना बड़ा मुश्किल है। मैं भी दौलत बेग ओल्डी होकर आया हूं सर, मैं लेह लद्दाख गया था, तो वहां पर सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है। चाइना को तो आप आंख आंख पलक भी नहीं झपका सकते चाइना के लिए तो आप। देखिए अमित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने भी लद्दाख लेह में बहुत टाइम निकाला है। दौलत बेग ओल्डी और जितनी भी फिंगर्स के बारे में बात हो रही थी, सब पे हाँ, मैं पैदल हाँ, चला हुआ हूँ। हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चीन जो है, हम्म, न केवल चीन, ये बात बिल्कुल निश्चित, कोई भी देश हो, आज आप देखेंगे कि किस प्रकार ये वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 2018 में कहा था कि पाकिस्तान ने सारा पैसा जो है वो आतंकवाद में बर्बाद कर दिया, वही उसको गले में लगा करके बैठा हुआ है। ये हर एक चीज की आवश्यकता होती है। मेरा ये मानना है, देखिए चाइना आज की तारीख में कई जगह से दबाव में है। ये जो बार बार हम बात कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसका भी दबाव चाइना की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा अमेरिका के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक व्यापारिक तनाव, दक्षिण चीन सागर में उसका 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 जो जो काम हो रहा है, वो जो टेंशन है, वो कई प्रकार से चीन दबाव में है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से चाइना के ऊपर इस ऊर्जा संकट का, और अगर बाबल मंदेब को कुछ और हो जाता है तो और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उससे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित
हुई है, ऐसे समय में वो भारत के साथ किसी भी प्रकार के टेंशन को एस्केलेट करना नहीं चाहेगा कोई भी। तो इस वजह से ये मेरे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट विजिट रहेगी उनकी, क्योंकि जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी हमारी है वो साथ रहेगी, हमारी जो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है वो ठीक रहेगी। हमने जो करके दिखाया इस पूरे संघर्ष के दौरान कि हमारे वार्तालाप के चैनल्स पूरे हर देश के साथ खुले हुए हैं, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या कोई भी हो, ये बात कई बार मैं कह चुका हूं। तो मुझे लगता है कि हमें चाइना को भी उसी प्रकार से देखना चाहिए और अपना जो जो सीमा पर जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी तरह से देखते हुए हमको किसी भी प्रकार से चीन के साथ कोई संबंध आगे बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक मैं इस चीज में भी थोड़ा सा यहाँ पर भारत के अंदर ही थोड़ा देख रहा हूं कि शायद कुछ लोग इसके बारे में कोई बातचीत करने की शुरू करें, लेकिन मेरा मानना है कूटनीति बिल्कुल सदैव चलती रहनी चाहिए, सीमा पर नियंत्रण और कूटनीतिक प्रयास साथ साथ चलने की आवश्यकता है। और ये जो ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली शिखर सम्मेलन, ये मुझे लगता है